हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के माध्यम से हम 12th क्लास के जो चैप्टर है फर्स्ट उसी को भी हल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम चैप्टर हैं। उसमें समुच्चय और फलन है, इसमें समुच्चय है, एक ही है कंडीशन दोनों की। तो आइए हम बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय मतलब सेट से। तो पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय कहते किसे हैं? समुच्चय सेट्स। समुच्चय क्या है? सबसे पहले हमें समुच्चय की क्या बोलनी है, पर डेफिनेशन करनी है कि वस्तुओं के, किसके? वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। क्या कहा इसमें कि जो वस्तुओं के जो सुपरिभाषित जो संग्रह है उसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब बात आ रही है इसमें सुपरिभाषित, क्योंकि वस्तुओं के संग्रह को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन सुपरिभाषित संग्रह क्या है? तो हम बात करते हैं सुपरिभाषित संग्रह की। कौन से संग्रह की? सुपरिभाषित संग्रह की। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या है? सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेल कलेक्शंस। क्या है? वेल डिफाइंड कनेक्शन कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले सुपरिभाषित संग्रह है, ये क्या है? ये सुपरिभाषित संग्रह, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि भाई सुपरिभाषित संग्रह। जैसे ही सुपरिभाषित संग्रह हम समझ गए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है, तो सबका एक राय होनी चाहिए, सबकी अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति की राय अलग है, दूसरे की राय अलग है, तीसरे की राय अलग है, चौथे व्यक्ति की राय अलग है। ऐसे सारे व्यक्तियों की राय एक जैसी होनी चाहिए। तो यही क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। जैसे कि मानो कि इस संग्रह के अनुसार, किसके अनुसार? कि इस संग्रह के अनुसार, इसके अनुसार व्यक्तियों, जो व्यक्तियां हैं, व्यक्ति समझते हो सबके सब, व्यक्तियों के इसके अनुसार व्यक्तियों की सोच या व्यक्तियों के, चलो इसको रहने दे, इस तरह से देख लेते हैं इसमें कि सबसे पहले सुपरिभाषित संग्रह तो इतना देखो कि हर व्यक्ति की राय एक जैसी होनी चाहिए, सबकी अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक जैसी राय होगी उसे सुपरिभाषित कहेंगे, एक जैसी राय नहीं होगी उसे सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। जैसे ये क्या है? ये 2 है। हम 10 व्यक्तियों से पूछो, 15 से पूछो, 25 से पूछो, ये क्या है? सब क्या कहेंगे? 2 है। ये सब क्या कहेंगे? 2 है। अब मैंने कहा कि अपने दिमाग में सब अलग अलग अंक सोचो, कोई नंबर सोचो, तो कोई 1 सोचेगा, कोई 2 सोचेगा, कोई 3 सोचेगा, कोई 4 सोचेगा। तो ऐसी स्थिति में वह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और ऐसी स्थिति में जैसे सबसे कहा कि ये क्या है, तो सब कहा कि 1 है। ये क्या है? 1 है। तो सबकी एक राय है, चाहे 10 से पूछो चाहे 20 से पूछो। तो यही क्या है? हमारा सुपरिभाषित संग्रह है। तो संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, ये ध्यान रखना। मतलब उनके अनुसार बदले, सबके लिए क्या है? सबके दृष्टिकोण से समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना
चाहिए। क्या कहा मैंने कि संग्रह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदले, कि एक व्यक्ति की राय क्या है, दूसरे की राय क्या है, तीसरे की राय क्या है, तो संग्रह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। क्या है, सबकी दृष्टिकोण से एक समान होना चाहिए। जैसे 5 व्यक्ति हैं तो पांचों की राय एक जैसी होनी चाहिए। एक ने कहा 5, दूसरे ने भी कहा 5, तीसरे ने भी कहा 5। तो अब हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इसे समझेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह है या समुच्चय है, या ये समुच्चय सुपरिभाषित है या नहीं है। तो उसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके माध्यम से हम समझेंगे। तो हमें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पलों को जब हम समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, काफी एग्जाम्पल है। जैसे 5 नेताओं के नाम बताओ, अपने हिसाब से 5 नेताओं के नाम बताओ, 5 जानवरों के नाम बताओ, या 10 से छोटी विषम संख्याएं बताओ। तो पहला क्या ले लिया मैंने, जैसे उदाहरण, कुछ उदाहरण कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल है, उदाहरण है कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट लिया मैंने, क्या एग्जाम्पल लिया कि 10 से छोटी, क्या है कि 10 से छोटी विषम संख्याएं, 10 से छोटी मैंने कहा विषम संख्याएं, ठीक है। तो विषम को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, और सम को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 10 से छोटी विषम संख्या है, कैसी संख्या है, 10 से छोटी विषम संख्या कौन कौन सी है। जैसे 10 से छोटी विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। क्योंकि 10 से छोटी पूछी है उसने, किससे छोटी पूछी है, 10 से छोटी। अब एक सबकी राय बताओ मुझे, जैसे तुम 10 स्टूडेंट हो या 15 स्टूडेंट हो, सब स्टूडेंटों की राय क्या है इस पर। पहले स्टूडेंट से कहा कि 10 से छोटी विषम संख्या बताओ, तो उसने कहा सर 1, 3, 5, 7, 9 है। दूसरे से पूछा आप खड़े होके बताओ, उसने भी कहा कि सर 1, 3, 5, 7, 9 है। तीसरे से पूछा, बोलो आप भी बताओ, तो उसने कहा सर 1, 3, 5, 7, 9 है। तो सबकी राय क्या है इस पर, एक है। सबकी राय क्या है, एक है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसे बोलते सुपरिभाषित संग्रह। ये कैसा संग्रह होगा, ये होगा हमारा कैसा संग्रह होगा, ये होगा सुपरिभाषित संग्रह होगा। कैसा संग्रह होगा, ये सुपरिभाषित संग्रह होगा। कुछ समझ में आया होगा एग्जाम्पल से। अब जैसे 10 से छोटी विषम संख्या ले ली, 10 से छोटी अभाज्य संख्या ले ली, 20 से छोटी सम संख्या ले ली, 20 से छोटी कोई सी भी, और काफी सारे नंबर हैं हमारे पास में, जैसे नेचुरल है, प्राकृत संख्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बहुत सारी ऐसी और काफी सारी संख्याएं होती हैं। तो उनमें से हम कोई भी नंबर को ले सकते हैं, हम किसी भी स्थिति के साथ में हल कर सकते हैं। तो 10 से छोटी सभी विषम संख्या क्या है, ये सुपरिभाषित है। क्योंकि 10 स्टूडेंटों से पूछो, चाहे हजारों से पूछो, चाहे करोड़ों से पूछो, सब यही कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9 है, तो ये सुपरिभाषित हो गई। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पलों से समझ में आ रहा होगा। 5 अपने फेवरेट नेताओं के नाम बताओ। 5 नेताओं के, 5 अपने लोकप्रिय नेताओं के नाम। अब 5 अपने अपने लोकप्रिय नेताओं के नाम बताओ। अब मैं तो अपने 5 लोकप्रिय नेताओं के नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्या, मोदी। क्या लिखा, मोदी लिखा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, चलो कोई और भी ले सकते हैं, जैसे अमित है, अमित शाह है, अमित शाह है। कुछ और लोग, जैसे कोई किसी का अरविंद केजरीवाल है, किसी का क्या है, राहुल गांधी है, चलो राहुल ले लेते हैं, ठीक है। किसी का और क्या है, किसी का जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे सचिन लिया। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 हो गए। एक और बता कोई भी अपने फेवरेट, इस हिसाब से
जैसे नितिन लिया, नितिन गडकरी, तो इस हिसाब से हमने 5 का लिया। अब ये मेरी पसंद है, ये कौन किसकी पसंद है? मेरी पसंद है कि मैंने किस किस के लोकप्रिय मेरे नेताओं के नाम लिखे मैंने, तो मोदी लिखा, अमित शाह लिखा, फिर राहुल लिखा, फिर सचिन लिखा, फिर नितिन लिखा। अब किसी और स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेगा कि सर मेरा, जैसे वो दिल्ली का रहने वाला है तो उसको पता नहीं कौन सा नेता पसंद है वहां पर, जैसे रेखा गुप्ता है या अरविंद केजरीवाल है, कुछ और भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग राय है इसमें, हर व्यक्ति की क्या है? अलग अलग राय है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने लोकप्रियता अलग अलग व्यक्तियों के साथ में होती है। किसी को क्या, जैसे कोई भी अभिनेता ले लो, फिल्म स्टार ले लो, तो किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है। तो ऐसी जो स्थिति आएगी ये सुपरिभाषित होगी क्या? ये सुपरिभाषित नहीं होगी। ये कैसी है? ये सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। कैसी है ये? सुपरिभाषित है क्या ये सुपरिभाषित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर व्यक्ति की राय एक जैसी नहीं है। हर व्यक्ति की राय एक जैसी होगी तो वह सुपरिभाषित होगा, हर व्यक्ति की राय अलग अलग है तो वह सुपरिभाषित नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब अगला है, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें 2-5 एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो इसी पर आधारित है। तो हम जब वहां करेंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा इनको समझने में, बहुत ही अच्छा कि भाई समझ में आ रहा है। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा थर्ड, तो समझ में आ गया ये सुपरिभाषित है, कौन सा सुपरिभाषित नहीं है। अब आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी ले लो, अंग्रेजी वर्णमाला ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हमारे पास में, जैसे व्यंजक ले सकते हो, व्यंजकों के नाम ले सकते हो, ठीक है। तो अगला लिया, तीसरा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वॉल्यूम, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है वो कौन कौन से हैं, सब बता देंगे। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ए ई आई ओ यू क्या है ये? अब मैंने एक से पूछा ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, सब कहेंगे ए ई आई ओ यू है, दूसरा कहेगा ए ई आई ओ यू है, तीसरा भी क्या कहेगा? ए ई आई ओ यू है। कोई ये कहेगा क्या? नहीं, कोई अलग बताएगा, कोई व्यंजक, इसमें स्वर की जगह कोई व्यंजक शैली बोलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है। कैसा है ये? सुपरिभाषित है। कैसा है? सुपरिभाषित संग्रह है ये। नेक्स्ट कंडीशन में क्या, और कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने लिया चौथे नंबर पे क्या लिया कि 16 के या 20 ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड लो, तो 20 के जब अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालो इस तरह से, 2 का भाग 2 10 आ गया, फिर 2 का 2 कितना आ गया? 5, फिर 5 का 2 1 आ गया। तो क्या क्या आया हमारे पास में? एक तो 2 आया और एक क्या आया? 5 आया। क्या आया दोनों में? एक तो हमारे पास में 2 आया और दूसरा क्या आया? 5 आया। छोटे कोष्टक में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिर बाद में समझाएंगे। तो क्या आ रहा है? 2 और 5, क्योंकि 2 2 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 2 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 एक बार लिखो और 5 लिखो। अब हमने क्या लिखा इसमें? 2 और 5 लिखा। क्या लिखा? 2 और 5। सबसे पूछो, बताओ 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? बोलो 2 और 5। दूसरे से पूछा कितने हो गए? बोलो 2 और 5। किसी से पूछो क्या कहेंगे? 2 और 5 है। कोई ये कहेगा क्या कि नहीं सर 2 और 5 नहीं हो सकते, कुछ और हो सकते हैं? क्योंकि अभाज्य, अभाज्य का मतलब उन्हीं संख्याओं का भाग देना है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अतिरिक्त जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हमने 10th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो अब हम बात करते हैं ये कैसा होगा? सुपरिभाषित। कैसा होगा ये? सुपरिभाषित संग्रह है। कैसा है? सुपरिभाषित संग्रह है। दूसरा और लो, और काफी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ले लो 5। क्या ले? एग्जाम्पल 5 बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है? कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो क्या है? जैसे फल ले लो,
5 फल, क्या है, 5 लोकप्रिय फलों के नाम। अब 5 लोकप्रिय फलों के नाम पूछे अगर किसी से, तो फलों के नाम बताएगा। किसी से पूछा किसी की क्या पसंद है, बोलो आम सर, किसी का बोलो केला, किसी का अमरूद, किसी का सेब, किसी का क्या है, नारंगी, सबकी अलग अलग पसंद है। किसी का चीकू है, किसी का क्या है। तो एक से पूछा तो आम बताया। तो स्वाभाविक है कुछ एक आध तो मिलते जुलते हैं, लेकिन सभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की जो पसंद है वो अलग अलग है, चाहे वो फल हो, चाहे वो जानवर हो। कहीं पर कौन से जानवर ज्यादा पसंद है, जैसे राजस्थान में जैसे भेड़ बकरियां हैं तो ये पसंद है, यूपी में चले जाएंगे तो उनको और पसंद है, कहीं और एमपी में जाएंगे तो उनको कुछ और पसंद है, जम्मू कश्मीर साइड जाएंगे तो उनको कुछ और जीव पसंद है। तो हर क्षेत्र के अलग अलग लोकप्रियता होती है, कहीं जानवर कौन से पसंद है, कहीं कौन से फल पसंद है, तो सबकी अलग अलग है। तो ये क्या है, हर व्यक्तियों की सोच अलग अलग और अलग अलग पसंद है, इसलिए ये संग्रह क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ये सुपरिभाषित संग्रह है क्या, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद है। अब कुछ और उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है। चलो एक और लेते हैं, छठा एग्जाम्पल, कि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16 के हल होंगे। 16 के क्या होंगे, हल होंगे। समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16 के क्या होंगे, हल होंगे। अब इसके हल करो, बताओ क्या हो जाएगा। एक्स है, इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट होगा, प्लस माइनस 16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस का 4, मतलब माइनस का 4 भी है और प्लस का 4 भी है। दोनों आए कि नहीं आए, प्लस और माइनस का। सबसे पूछेंगे, हर स्टूडेंट से पूछा कि बेटा इसमें ये इसके मान क्या होंगे, सबने ही बोला -4 और 4, -4 और 4, सबने एक बोला, तो ये सुपरिभाषित है। अगर सब अलग अलग बोलेंगे तो ये सुपरिभाषित नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा जो समुच्चय है, हमने क्या पढ़ा इसमें, उसकी समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद में हमने सुपरिभाषित को पढ़ा कि सुपरिभाषित जो संग्रह है वो किसे कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। सुपरिभाषित संग्रह के आधार पर जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1, तो उसके सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। वहां पर हम डायरेक्ट टिक करेंगे सुपरिभाषित है या सुपरिभाषित नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारी प्रश्नावली है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और हमारी 1.5 और विविध एक्सरसाइज है। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह की कंडीशन बनेंगी, उनको हम अब बात करते हैं। पहले इसे उतारो। तो हाँ स्टूडेंटों, अगली कंडीशन है हमारी समुच्चय और उनका निरूपण। पहला पॉइंट क्या है हमारा, समुच्चय और उनका निरूपण। फिर नेक्स्ट है हमारा, इन चीजों को हम पढ़ेंगे, इसको हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये कितने प्रकार का है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, समुच्चय और उनका निरूपण, ये कितने प्रकार का उसको हम पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन में है हमारी क्या है कि समुच्चयों के प्रकार। दूसरा क्या है हमारा, समुच्चयों के प्रकार। तीसरा क्या है हमारा, वेन आरेख। क्या है, आरेख, वेन आरेख है। दूसरा क्या है हमारा, वेन आरेख है। चौथा नंबर पे क्या है, एक वेन आरेख है। समुच्चयों के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के समुच्चय, कि 2 प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। फिर है समुच्चयों की संक्रिया, समुच्चयों की संक्रियाएं। 5वें नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम इसमें, समुच्चयों का पूरक, समुच्चय का
समुच्चय के पूरक, और छठा नंबर पे है हमारी विविध प्रश्नावली। क्या है? विविध प्रश्नावली। तो हम बात करेंगे पहली एक्सरसाइज में इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इनकी बात करेंगे, फिर समुच्चयों की संक्रिया, समुच्चयों के पूरक और विविध प्रश्नावली। तो हम बात करेंगे 4-5 पॉइंटों की बात करेंगे। 5 पॉइंट हैं, इनकी हम बात करेंगे एक्सरसाइज में। तो पहला है हमारा समुच्चय और उनका निरूपण। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है पॉइंट, ये बड़ा आनंद आएगा इसको पढ़ने में, और अगर इसको हम समझ गए तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हमें ये अभी नहीं, अगली जो 12th क्लास की जब हम मैथ पढ़ेंगे तो हमें उसमें पढ़ने में और भी आसानी होगी। तो हम बात करते हैं इसमें समुच्चय और उनका निरूपण। तो बात करते हैं हम समुच्चय और उनका निरूपण। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लाजवाब हुआ है पॉइंट। तो सबसे पहले ये 2 प्रकार का है। कितने प्रकार की बात करेंगे इस एक्सरसाइज में? हम 2 टाइप्स बात करेंगे। कितने टाइप्स से? सेट्स ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट टाइप्स क्या है हमारी? रोस्टर और एवं सारणीबद्ध। क्या है? रोस्टर और या सारणीबद्ध। तो सबसे पहले कौन सा है? रोस्टर। क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध, या सारणीबद्ध रूप है, बद्ध रूप। तो पहला कौन सा है इसमें? पहला कौन सा प्रकार है हमारा? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा क्या है हमारा? समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा क्या है हमारा? समुच्चय निर्माण रूप। तो हमारा 2 प्रकार का है ये। क्या है? समुच्चय और उनका निरूपण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 टाइप से बांटा गया है। पहला टाइप क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। पहले बात करेंगे हम रोस्टर या सारणीबद्ध की। किसकी बात करेंगे? रोस्टर या सारणीबद्ध की बात करेंगे। फिर उसके बाद में समुच्चय निर्माण रूप की बात करेंगे। तो रोस्टर या सारणीबद्ध जो रूप है, इसके कुछ नियम हैं। इसके क्या है? कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके कुछ नियम हैं। नियम नंबर फर्स्ट क्या है कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में कुछ नियम हैं, जिसमें हम एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे। नियम नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर का नियम क्या है? इसमें लिखो, समुच्चय के अवयवों, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मझले कोष्टक को जानते हो? मझले कोष्टक में कॉमा लगा करके, कैसा? इस तरह का कॉमा लगाकर रखेंगे, या लगाएंगे, या लगाकर लिखेंगे। पहला नियम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है। अगर इनको समझ गए तो समझो कि बहुत आसान हो जाएगी एक्सरसाइज। तो क्या है? नियम नंबर फर्स्ट कौन से का? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप का जो पहला नियम है वो क्या है? समुच्चय के अवयवों की सूची बना करके। सबसे पहले तो उनकी क्या बनाएंगे? हम एक सूची तैयार करेंगे। क्या करेंगे? एक सूची तैयार करेंगे। उन्हें फिर मझले कोष्टक में कॉमा लगाकर रखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमने अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल लिया था। क्या लिया था? कि 10 से छोटी, हम एक एक को समझेंगे इसमें, तो उसके बाद में हम बहुत आसानी रहेगी इनको हल करने में।
तो पहला क्या था हमारे पास में, एक एग्जाम्पल ले लो, काफी सारे एग्जाम्पल थे हमारे पास में। पहला एग्जाम्पल क्या था कि 10 से छोटी विषम संख्याएं, 10 से छोटी विषम संख्याएं। तो 10 से छोटी विषम संख्याओं को सबसे पहले अवयवों की सूची बनाओ। तो सूची बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, विषम संख्या है तो सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्याओं को लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9, ये लिख दिया हमने। ये हमारी क्या है, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उसे मजले कोष्टक में लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि हमारी 10 से छोटी विषम संख्या कौन कौन सी है। तो हमारे और नंबर ये हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अब सबसे पहले इनको करना क्या है, हमें मजले कोष्टक में। तो सबसे पहले कौन से कोष्टक में रखेंगे इनको, इस तरह से मजले कोष्टक को लेंगे, इस तरह से क्या है, 1 है। और फिर क्या कहा इसने कि मजले कोष्टक में कॉमा लगाकर लिखेंगे। क्या लगा के लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे। तो 1 लिख दिया, उसके बाद में कॉमा लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 5 को लिखेंगे, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 7 को लगा दिया, फिर कॉमा लगा दिया, और उसी के साथ में हमारा इस तरह से ये इस रूप में लिखेंगे। तो पहला नियम हो गया हमारा कंप्लीटली। अब हमारा जो नियम है रोस्टर या सारणीबद्ध का फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया कि हमें सबसे पहले उनको कौन से कोष्टक में लगाना है, उनको मजले कोष्टक में हमको रखना है, उनको उस हिसाब से, और बीच बीच में कॉमा लगाना है। प्रत्येक अंक हो या किसी भी कंडीशन हो उनके बीच में कॉमा लगाना है, जैसे 1 फिर कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 इस तरह से, और उनको मजले कोष्टक में। अब हमारा नियम नंबर कौन सा है, सेकंड। इसका कौन सा नियम है, सेकंड नियम क्या है इसमें कि सब सेकंड नियम क्या है कि अवयवों की सूची में अवयवों को सूची में रखने के लिए, अवयवों को सूची में रखने के लिए किसी अंक या कुछ भी हो, किसी अंक या अवयव कोई सा भी हो, क्या है, अवयव की पुनरावृत्ति क्या है, पुनरावृत्ति अवयवों को सूची में रखने के लिए किसी अंक या अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्या हो, नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अब आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा। क्या कहा कि अवयवों को सूची में रखने के लिए, किसी अवयव को जैसे किसी सूची में रखा या फिर मजले कोष्टक में जब हम रखेंगे तो किसी अंक या अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल से समझेंगे, वैसे समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या था हमारे पास में, क्या था कि 20 के अभाज्य गुणनखंड, यही था ना। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, तो क्या क्या आया कि 2 आया, 10 आया, फिर 2 का भाग दिया 5 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। क्या क्या आया हमारे पास में, 2, 2 और 5, ये आए थे हमारे पास में। परंतु जब हम इसको कोष्टक में, सबसे पहले तो कौन से कोष्टक में रखेंगे, मजले कोष्टक में इनको जब रखेंगे, मजले कोष्टक में रखेंगे तो सबसे पहले तो मजले कोष्टक में रखना है। उसके बाद में क्या कहा, किसी अंक या अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब एक अंक, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई सा भी अंक। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार नहीं लेंगे, क्या लेंगे इसमें, 1 बार ही लेंगे, 2,5, क्योंकि कॉमा भी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखना है, जैसे 2 बार आ रहा है इसमें, तो हमको 2 बार नहीं लेना, 1 बार ही लेना है, क्योंकि किसी अंक की हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है। तीसरा एंड लास्ट है इसमें
किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। नियम कौन सा है हमारा? नियम नंबर कौन सा है? 3। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। क्या कहा मैंने? कि किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी अवयव है अपना, जैसे अपने पास में आया 1 2 3 और 4 आया, ठीक है, ये हमारे पास में 4 है, तो ये संख्या है हमारे पास में 1 2 3 4। अब हम जब इसको सबसे पहले कौन से कोष्टक में लिखेंगे? सबसे पहले हम इन्हें कोष्टक में डालेंगे, कौन से में? सॉरी, मजले में। ये मजला कोष्टक बनाने में दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। तो मजले कोष्टक में जब इनको रखेंगे तो कैसे रख सकते हो? किसी को रख दो, जैसे 2 रख दिया आगे, 1 पीछे रख दिया, 4 यहां रख दिया और 3 पीछे रखा। कोई से क्रम में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि नहीं 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम 2 को लिख सकते हैं, फिर 1 को, 4 को, 3 को, किसी भी क्रम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रोस्टर एवं जो सारणीबद्ध रूप था, उसका जो लिखने का तरीका था वो हम समझ गए कि सबसे पहला नियम क्या था। इसमें पहला नियम ये था कि हमें, नियम नंबर फर्स्ट क्या था कि हमें सबसे पहले मजले कोष्टक में रखना है, अवयवों को मजला कोष्टक लेना है, उसमें रखना है, कोमा लगा के रखना है। दूसरा नियम क्या था कि एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 5 बार है तो 1 बार ही 2 को लेंगे, 5 बार नहीं लेंगे 2 को, ध्यान रखना। जैसे 3 5 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हमें 3 केवल 1 बार लेना है, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है? अवयवों को किसी भी क्रम में रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम क्रम वाइज रखें, स्टेज वाइज स्टेज रखें। जैसे अब आरोही क्रम में रखें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में रखें या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हम इनको कैसे भी रूप में लिख सकते हैं, आगे पीछे दाएं, मतलब ऐसे रख सकते हैं, बड़ी संख्या को आगे, फिर छोटी को पीछे, फिर बड़ी को आगे, छोटी को पीछे, किसी भी रूप में रख सकते हैं। तो हमारे जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, इसके हमारे पास में 3 वो थे नियम, हमने 3 नियम पढ़े। अब हम इसका सेकंड भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे, वो भी अच्छा है। तो सेकंड जो रूल है इसमें क्या है? सेकंड जो हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने रोस्टर एवं सारणीबद्ध रूप कंप्लीट कर लिया है। दूसरा क्या है? समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप में क्या है कि इस विधि में मजले कोष्टकों, ये मजला कोष्टक में अवयवों के लिए x या किसी अन्य संकेत से लिखा जा सकता है। किसी कोई बच्चा x लिख सकता है, किसी के जच रही नहीं मैं तो x लिखूंगा ही नहीं सर, क्या लिखोगे? p लिख सकते हो, t लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो मन में आए, y रखो, z रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संकेत से लिखा जाता है और उसका गुणधर्म भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसका गुणधर्म भी लिखते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें कुछ पॉइंट हैं। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट फर्स्ट इसमें सबसे पहले तो इसमें हमें क्या लिखना है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, जैसे अपने पास में एक एग्जाम्पल पहले लो, जो हमने बार बार जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या है कि 10 से छोटी विषम संख्याएं, यही तो है हमारी 10 से छोटी विषम संख्याएं। अब इसमें सबसे पहले 10 से छोटी विषम संख्या है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। क्या था? ये हमारा एग्जाम्पल था। अब आगे क्या कह रहा है? इस विधि में मजले कोष्टक में, कौन सा कोष्टक में? मजला कोष्टक तो लेंगे हम। इसमें कौन सा कोष्टक लेंगे? मजला कोष्टक लो। समझो, अच्छी तरीके से समझना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए हमें। यह मजला कोष्टक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या कहा? इसी कोष्टक जो मजला कोष्टक में अवयवों के लिए x या, तो यहां पर क्या लिखा मैंने? x ले लिया। संकेत क्या ले लिया मैंने? यहां पर x लिया। x के बाद में मैं यहां पर इस तरह से 2 बिंदी लगाऊंगा। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये 2 बिंदी क्या है? तो इस 2 बिंदियों को बोलते हैं सच डेट। क्या बोलते हैं? इस प्रकार। क्या बोलते हैं? इस प्रकार है।
इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार है, या इसको क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं, सच डेट। क्या बोलते हैं इनको, ये दो बिंदी दिख रही है तुमको, इनको इस प्रकार भी बोल सकते हैं या सच डेट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। अब हम आगे बात करेंगे तो मैं इस प्रकार से भी बोलूंगा, ठीक है, कहीं इस प्रकार से बोलूंगा, कहीं सच डेट बोलूंगा, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति है। तो हमें सबसे पहले हमें संकेत को लिखना है, एक्स लगा दो, पी लिख दो, टी लिख दो, किसी भी रूप में लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एक्स लगाओ, वाई लगाओ, जेड लगाओ, लगा दिया। तो यहां पर क्या लिखा हमने, यहां पर दो सच डेट का चिन्ह लगा दिया, दो बिंदी लगा दी ऊपर और नीचे, ये सच डेट की है, किसकी है, सच डेट की, मतलब इस प्रकार है। अब इस प्रकार क्या है, 10 से छोटी संख्या है ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स से 10 से छोटी विषम विषम संख्याएं, फिर वापस लगा दो उसको, कोष्टक को लगा दो। तो इस रूप में हम लिखेंगे इसको, इस रूप में हम लिखेंगे। तो क्या कहा कि इस विधि में मजले कोष्टक, मजला कोष्टक लगा दी हमने, मैं अवयवों को x के नाम से देंगे, इसको x के नाम से दिया, फिर सच डेट लगाया, फिर x को वापस लिखा, या किसी अन्य संकेत से लिखा जाता है, x लगा दिया। फिर इसमें क्या है, इसका गुणधर्म लिखना है। गुणधर्म का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, तो उसको लिखना है कि 10 से छोटी विषम संख्याएं। यहां से जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर बराबर 10 20 है, 9 है, 8 है, या फिर 5 अभिनेताओं के नाम, जैसे 5 सुपरस्टारों के नाम, जो भी है नेताओं के, अभिनेताओं के नाम, ठीक है, 5 नदियों के नाम, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन में इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड जो था समुच्च निर्माण रूप, तो समुच्च निर्माण रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सच डेट है, इसको ध्यान रखना। मजला कोष्टक लगाना है, अवयवों को x के रूप में मानना है, फिर सच डेट लगाना है, फिर वापस उसके गुणधर्म को लिखना है। इसी के साथ में कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं उनको नीचे लिख देते हैं या अगले पॉइंट में करेंगे, इन्हें उतारे पहले। तो बात करते हैं, इसमें कुछ हमारे 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंटों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, अवयव है, सदस्य है या मैं है, तो इनको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू है, इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, इसका जो चिन्ह है वो याद रखना, सिंबल, ठीक है। चिन्ह क्या होता है इसका, इस तरह का होता है, इस तरह का, ये इसका सिंबल होता है, किसका, बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, इस तरह का होता है, ये ध्यान रखना, बिलोंग्स टू का सिंबल इस तरह का होता है। अब ये क्या है, जैसे अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, मैं नहीं है, तो इनको बोलते हैं डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका जो सिंबल होगा वो किस प्रकार से होगा, इसी तरह का होगा, होने को तो इस तरह का ही, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह का चिन्ह होगा। तो ये बिलोंग्स टू नहीं है, क्या है, ये बिलोंग्स टू नहीं है। तो कंडीशन क्या है हमारी कि अवयव है, सदस्य है, मैं है, तो उनके लिए बिलोंग्स टू, और जो नहीं है उनके लिए बिलोंग्स टू नहीं है। ये 2 कंडीशन हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे पास में काफी संख्या थी तो उनसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, उनसे समझेंगे हम इसको, क्वेश्चन को सही ढंग से। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने क्या लिया, ए बराबर कोई सा भी मान ले लो, इस तरह का एक, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या लिया मैंने, एक एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे a बराबर
मजला कोष्टक में 1 2 3 4 5 6 लिया, इस तरह से लिया। अब हमको इनको बिलोंग्स टू में कैसे रखना है। अब सबसे पहले बात करेंगे, जैसे एक क्या है, एक का एक नहीं है, तो एक क्या है, ये एक है, वो किसका है, बिलोंग्स टू ए का, ठीक है। दूसरा क्या है, दो क्या है, ये भी बिलोंग्स टू ए का है कि नहीं है, कि भाई ये एक भी ए में है, ये दो भी इसमें है, तीन भी इसी में है, चार भी इसी में है, पांच भी इसी में है, और छह भी इसी में है। जब इसी में है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, की ये इसी में है, कहने का मतलब ये थ्री भी क्या है, बिलोंग्स टू ए में है, फोर भी क्या है, बिलोंग्स टू ए में है, फाइव भी क्या है, बिलोंग्स टू ए में है, सिक्स भी क्या है, बिलोंग्स टू ए में है। अब कहा कि सेवन है क्या इसके अंदर, बिलोंग्स टू ए में, सेवन है क्या इसमें, तो सेवन इसमें नहीं है, तो इसमें बिलोंग्स टू नहीं है, किसमें, ए में, सेवन नहीं है। एट है क्या इसमें, एट नहीं है, तो इसका क्या है, नॉट होगा, क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, ए में, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इन एग्जाम्पलों को ऐसे करेंगे कि बिलोंग्स टू ए में, मतलब एक इसमें है, दो इसमें है, तीन इसी में है, चार भी इसी में है, पांच भी है, छह भी है, सात है क्या इसमें, सात बिलोंग्स टू ए में सात नहीं है, और आठ भी ए में नहीं है, तो नहीं है तो उसमें क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमारे आगे हो गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण हम इसमें बातें करते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, प्राकृत संख्या, जैसे नेचुरल नंबर, वॉल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, उन संख्याओं के सिंबल हैं, उनको हमको यहां पर संकेत है, उनको दर्शाना है, जो हमें आगे वो काम आएंगे। तो इनको उतारो पहले। अब हम बात करते हैं कुछ सम इंपोर्टेंट स्टैट शीट्स के बारे में, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और इसी के माध्यम से हम सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले है प्राकृत, प्राकृत जो है, प्राकृत संख्या, संख्या का समुच्चय, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ऑफ सेट्स, क्या है, नेचुरल नंबर ऑफ सेट्स है। तो जो प्राकृत संख्या है हमारी, वो कहां से प्रारंभ होती है, स्टार सभी जानते हो, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए एन से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसे एन से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, एन से। तो क्या है, प्राकृत संख्या कौन सी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से। तो समझ में आया कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, इसे प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं, जिसे बोलते हैं हम नेचुरल जो नंबर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसको एन से व्यक्त करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है हमारी, दूसरे नंबर पे है जैसे पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, वॉल नंबर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो वॉल नंबर ऑफ सेट्स है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या है, इसको किससे व्यक्त करते हैं, डब्लू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसे डब्लू से व्यक्त करते हैं। तो इसको भी लिखो, पूर्ण संख्या में क्या होगी, जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, डॉट डॉट डॉट, काफी है, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारी, तीसरी कंडीशन में कौन सी संख्या, जैसे पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या का समुच्चय, पूर्णांक संख्या का समुच्चय क्या होता है, इंटीजर नंबर ऑफ सेट्स। तो इसको किससे, पूर्णांक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं, किससे करते हैं, जेड से करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं इसको, इंटीजर नंबर को जेड से व्यक्त करते हैं। ये हमारी क्या है, माइनस का डॉट डॉट डॉट, सॉरी माइनस का 3,
माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट 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 डॉट। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक होती है, जिसलिए इसे इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। चौथा नंबर पे क्या है हमारी? कौन कौन सी संख्या? और चौथा नंबर पे कौन सी संख्या लें? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या ले लें, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो क्या है? परिमेय संख्या का समुच्चय। अच्छा, परिमेय संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? क्यू। अब इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या किससे व्यक्त करेंगे? इससे क्यू से व्यक्त करेंगे। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है? सभी जानते हो कि परिमेय संख्या में कैसी कैसी संख्या आती है। यहां पर लिख दो कि क्या है परिमेय संख्या। प्राकृत भी होती है, ठीक है, पूर्ण भी होती है, कोई सी भी आ सकती है, पूर्णांक भी होती है, ठीक है, पूर्णांक भी होती है, और P बटा Q के रूप में भी होती है। कोई से भी रूप में हो सकती है, इसमें कोई से भी रूप में ये संख्या हो सकती है, कोई से भी रूप में ये संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर ऑफ समुच्चय, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ गए। तो इसमें क्या परिमेय संख्या का समुच्चय इस प्रकार से Q बराबर Q के रूप में व्यक्त करेंगे। इसे प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, और परिमेय संख्या तो होती है P बटे Q के रूप में। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। कोई सी भी हो सकती है इसमें, इसलिए मैंने सभी का नाम लिख दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा? 5। एक और ले लेते हैं, क्या है हमारा? रियल वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक। 10th क्लास में पढ़ा था हमने वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? रियल नंबर से। किससे? रियल नंबर क्या होता है? आर से व्यक्त करते हैं। अब वास्तविक संख्या में क्या होती है? परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या कैसी कैसी संख्या आएंगी हमारी? परिमेय भी हैं और अपरिमेय भी है। कैसी है? अपरिमेय, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैंने यहां नहीं दिया क्योंकि आगे देंगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर इनकी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हमारी इस तरह से हो गई, कंप्लीट हो गए। तो हमारे क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से हैं। इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद में हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, सबको समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर के जो भी समस्या है उसे पूछें। मैं सारी समस्याओं का समाधान आपको बताता रहूँगा समय पर। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8949942438। उस पर संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट्स है, किसी प्रकार के किसी को नोट्स वगैरह है, उनकी आवश्यकता है, तो उन सभी को हम अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।